कार अंधेरी रात के माध्यम से चलती है। यह चमकती हेडलाइट आने वाले ट्रैफिक को चेतावनी देती है। रमेश ने इंजन को चालू किया और धीरे से एक्सीलेटर दिया। कार की गति काफी तेज हो गई, ऐसा लग रहा है मानो वो हवा में उड़ रही हो। 800 हॉर्स पावर की मक्लारेन M12 एक तेज रफ्तार कार है जिसने 1960 के दशक में अनगिनत रेस जीती है। रमेश की ये मनपसंद कार उसे उसके दोस्त हेनरी ने बेची है। रमेश को कारों का बहुत शौक है। उसके बड़े से बंगले के बड़े से गैरेज में पहले से ही उसके मक्लारेन कलेक्शन की कई गाड़ियां मौजूद है। रमेश के पिता एक सफल बिजनेसमैन हैं। इंग्लैंड में उनके पास यहां अरबों की संपत्ति है। रमेश उनका इकलौता लड़का है और मैं हूं जेनिफर ब्राउन, रमेश की मंगेतर और होने वाली बीवी। हम दोनों ने 2 साल पहले ही सारे परिवार वालों की उपस्थिति में सगाई कर ली। मैं लंदन की रहने वाली हूँ। मेरा भी पारिवारिक बिजनेस है जिसे मेरे पिता और भाई चलाते हैं। हम लोग इंग्लैंड के दौरे पर निकले हैं काफ़ी दिनों के बाद। हमने इंग्लैंड के छोटे कस्बों से होकर गुजरने का प्लान बनाया था ताकि वहाँ के लोगों का रहन सहन और व्यापार के लिए उचित स्थान देखते चलें। हम कई जगह से होते हुए गुजरे और आज पूरा दिन होटल में आराम करने के बाद शाम को सफ़र करने का मन बनाया। थोड़ा धीरे चलाओ रमेश, कहीं कोई गाड़ी के नीचे ना आ जाए, मैंने रमेश की ओर देखते हुए कहा। घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा। इस कार से बेहतर पकड़ और किसी कार में नहीं है, रमेश ने आश्वासन देते हुए कहा। वो सब तो ठीक है लेकिन इसकी रफ्तार कुछ ज्यादा नहीं है, जेनिफर ने एक बार फिर से ऐतराज जताते हुए कहा। ये तो इसकी नॉर्मल रफ्तार है, अभी तो ये और रफ्तार पकड़ सकती है, रमेश ने जेनिफर की ओर देखते हुए कहा। रमेश ने जेनिफर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी रफ्तार कम नहीं की। जेनिफर ये देख बार बार बोलती रह गई कि रफ्तार कम करो, पर रमेश ने कान में जैसे रुई ठूंस ली हो। यह रमेश की कोई नई आदत नहीं है, ऐसा उसने कई बार पहले भी किया था। जेनिफर और उसके बीच जब भी झगड़ा होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि रमेश कभी सुनता नहीं है किसी की। फिर भी इस बार जेनिफर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया ताकि झगड़ा न हो। सफर लंबा और थकाने वाला था, दोनों बीच में बोर न हो इसलिए एक दूसरे से किसी न किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करते जा रहे थे। तभी रमेश ने जेनिफर की ओर देखते हुए कहा, अच्छा जेनिफर, वो वाली कहानी सुनाओ ना जो तुमने कॉलेज टूर पर हमारे दोस्तों को सुनाई थी। रास्ता लंबा है और इसे काटने के लिए कोई ना कोई बातचीत तो होनी ही चाहिए। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे नींद भी नहीं आएगी और सफर भी आसानी से कट जाएगा, रमेश ने जेनिफर से अनुरोध किया और उसके अनुरोध को जेनिफर ठुकरा न सकी। ठीक है, मैं कहानी सुनाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अपने कार की स्पीड थोड़ी कम कर दो ताकि मेरी घबराहट थोड़ी कम हो जाए और मैं तुम्हें आराम से कहानी सुना सकूं, जेनिफर ने मौके का फायदा उठाते हुए रमेश से कहा। रमेश उसकी बात मान गया और उसने अपनी रफ्तार कम कर ली। ये देख जेनिफर के जान में जान आई और उसने अपनी कहानी को सुनाना शुरू कर दिया। बात उन दिनों की है जब हमारी दुनिया में कंप्यूटर से ज्यादा टाइपराइटर की औकात समझी जाती थी। हर सरकारी महकमों में उसकी इज्जत कंप्यूटर से कम न थी। लोग शॉर्ट हैंड टाइपिंग का कोर्स करने में खुद की इज्जत महसूस करते थे। उन्हीं दिनों एक लड़का जिसका नाम चार्ल्स था खुद को एक महान लेखक के रूप में दुनिया के सामने प्रकट करना चाहता था। उसका एकमात्र सपना यही था कि वह अपने को एक लेखक बनता हुआ देखे। इसके लिए उसने काफ़ी मेहनत की। वह दिन में काम करता और रात को पढ़ाई करता था। इस तरह से उसने अपनी शिक्षा पूरी की थी। इसी तरह मेहनत से एक एक पाई जमा करके उसने अपने लिए एक सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीदने का फैसला किया। उसने अब तक काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया था, सो वह एक दिन पुराना टाइपराइटर खरीदने के लिए बेकर स्ट्रीट की पुरानी दुकान पहुंचा, जो पुरानी एंटीक सामानों की खरीद और बिक्री के लिए मशहूर है। उसने वहां कई टाइपराइटर देखे, पर उनमें से उसे कोई भी नहीं जमा। अंत में उसकी नज़र दुकान के एक कोने में रखे पुराने टाइपराइटर पर पड़ी, जो देखने में तो पुराना था पर उसमें एक अजीब सा आकर्षण था और उसी आकर्षण ने चार्ल्स को भी अपनी ओर खींच लिया। चार्ल्स ने उसे एक ही नज़र में पसंद कर लिया था, इसलिए उसने उस टाइपराइटर को उठाया और सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया उसका सौदा तय करने के लिए। दुकान के मालिक से उसका सौदा तय होते ही चार्ल्स ने खुशी से उसका मूल्य चुकाया और उसे लेकर अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। चार्ल्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसने इतनी मेहनत करके पैसे जोड़े थे और अगर उन पैसों से ज़रूरत का सही सामान न मिले तो क्रोध आता है, लेकिन चार्ल्स को इस बात से निराश नहीं होना पड़ेगा
क्योंकि उन्हीं पैसों से एक काम का सामान घर आया है, इस बात की खुशी थी उसे। दूसरी ओर वह अपने मन में यह भी सोच रहा था कि इस टाइपराइटर से वह सबसे पहले किसकी कहानी लिखेगा और क्या लिखेगा। चार्ल्स मन ही मन यह सब कुछ सोचकर काफी उत्सुकता का अनुभव कर रहा था। रास्ते में ही पढ़ने वाली किताबों की दुकान से उसने काफी ढेर से सादे पन्नों का बंडल भी खरीद लिया। बिना पन्ने के टाइपराइटर तो अधूरा ही था, इसलिए अब जाकर चार्ल्स की खरीदारी पूरी हो गई थी और वह किसी भी चीज की परवाह किए बिना सीधा अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहा था। अपार्टमेंट में पहुंचते ही उसने अपने रूम का दरवाजा खोला और टाइपराइटर को अपनी स्टडी टेबल पर रख दिया। यूं तो चार्ल्स खुद ही में रहने और अकेले समय बिताने वाला नौजवान था, पर उसकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू भी था और वह तभी सामने आता था जब उसकी मुलाकात उसके इकलौते दोस्त हॉवर्ड से हर शनिवार को होती थी। दोनों अपना वीकेंड मनाने के लिए बार मिलते और देर रात तक पीते थे, लेकिन उसके लिए अभी 2 दिन बाकी थे। चार्ल्स रात का डिनर करने के बाद अपने टाइपराइटर से नई नॉवल के लिए कुछ पंक्तियां लिखने के लिए बैठ गया। वो सोच ही रहा था कि क्या लिखे। इतने में उसने अपने पास रखी एक किताब पर नजर डाली। उसे देखते ही उसे ख्याल आया कि क्यों न भूत कहानी लिखी जाए। आजकल के युवा पीढ़ी को ये बहुत पसंद आती है। वह लिखने के लिए अपनी उंगलियां टाइपराइटर पर रखता ही है कि टाइपराइटर मानो जैसे उसकी उंगलियों को खुद ही अपने अक्षरों की तरफ खींच रहा हो और देखते ही देखते कागज के पन्ने पर टाइप होता है, वुड्स विला का भूत। चार्ल्स पहले तो थोड़ा घबरा सा जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके हाथों पर जबरदस्त दबाव बनाए हुए है और अक्षर अपने आप टाइप हो रहे हैं। आगे टाइप होता है, 7 जुलाई 1908। रोज की तरह आज फिर मैंने उस अनजान साये को देखा। अब चार्ल्स सहम सा जाता है। डर से उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। वह दहशत में आकर तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है, जिस वजह से कुर्सी कुछ दूर पीछे चली जाती है। चार्ल्स की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। टाइपराइटर पर कौन उसकी उंगलियों को अपने इशारे से नचा रहा है या फिर यह सिर्फ उसका वहम है। वह कागज के पन्ने को टाइपराइटर में उसी अवस्था में छोड़ देता है और कुछ देर के लिए अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट सुलगा लेता है, ताकि थोड़ी राहत की सांस लेकर ध्यान से इस घटना पर विचार कर सके। रात काफी काली थी। चांद भी बादलों में कहीं छिप गया था। सड़क और कॉलोनी में चारों ओर सन्नाटा सा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ठक 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 किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। चार्ल्स के कानों तक आवाज पहुंचने भर की देर थी कि उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि यह किसी के बूट के हील्स की आवाज है। कौन हो सकता है इतनी रात में शहर के गश्त पर निकला है। चार्ल्स अपने मन में यह सोच ही रहा था और अपने सिगरेट के कश का आनंद भी ले रहा था। अब चार्ल्स का ध्यान टाइपराइटर पर नहीं, बल्कि उस अनजान कदमों की आहट पर केंद्रित हो चुका था। थोड़ी ही देर में दूर स्ट्रीट लाइट के थोड़ा सा आगे एक अनजान साया आकर खड़ा हो गया। लाइट के आगे खड़े होने की वजह से उस साये का चेहरा देख पाना मुश्किल था। कौन हो सकता है आखिर इतनी रात में? वो एक ही जगह पर खड़ा है, अपनी मंजिल की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसे आखिर किसके घर जाना है? ऐसा लग रहा है मानो वो अनजान शख्स एक ही जगह पर खड़ा होकर मुझे ही देख रहा है। चार्ल्स अपनी बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट का कश लगाते हुए उस अनजान साये को देखकर अपने मन में सोचता है। अब चार्ल्स की नसों में डर समा गया था और वह एक ही जगह पर बुत बनकर खड़ा था। किसी नतीजे पर न पहुंच पाने की वजह से डरा हुआ चार्ल्स अपनी बची हुई सिगरेट फेंक सीधा अपने कमरे में चला जाता है और बिस्तर पर लेटकर इन्हीं घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। सोचते ही सोचते उसकी पलकें भारी हो जाती हैं और उसे नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह होते ही चार्ल्स की नींद खुलती है। रोज की तरह वह सुबह उठकर खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और कॉफी का मग लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए नाश्ता करता है। नाश्ता खत्म करने के बाद वह अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है कि अचानक उसकी नजर उसके स्टडी टेबल पर रखे टाइपराइटर पर पड़ती है। उसमें चार्ल्स द्वारा लगाया गया पन्ना पूरा टाइप हो चुका था, जिस पर लिखा था, 7 जुलाई 1908। रोज की तरह आज फिर मैंने उस अनजान साये को देखा। मैं जहां भी जाती हूं वह मेरा पीछा करता है। मेरा नाम मार्गरेट है और मैं कॉटन मिल्स में काम करती हूं। पिछले 2 दिनों से हर शाम अपना काम खत्म कर जब भी मैं अपने घर के लिए रवाना होती हूं, वह अनजान साया भी मुझे घर तक छोड़ने आता है।
फिर चौराहे पर खड़ा होकर मेरे अपार्टमेंट को देखता रहता है। मुझे बहुत डर लगता है। अचानक ही कोई किसी का पीछा क्यों करेगा? आखिर उसका मकसद क्या है? वह अगर मुझे जानता है तो अजनबी बनकर पीछा क्यों कर रहा है? सीधे मुलाकात क्यों नहीं करता? आखिर वो कौन हो सकता है? चार्ल्स अब काफी परेशान हो चुका था। आखिर ये लेटर किसने टाइप किया होगा? मैंने तो बस पहली लाइन लिखी थी, फिर ये पूरा पन्ना किसने भर दिया? अज्ञात डर ने चार्ल्स के मन में डेरा जमा लिया था, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह किसी को भी हिलाने के लिए काफी था। फिर भी चार्ल्स खुद पर काबू पाता है। वह उस टाइप लेटर को टेबल पर ही रखकर तैयार होने लगता है और अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर चार्ल्स के मन में यही उथल पुथल चल रही थी कि वह चिट्ठी आखिर कैसे लिखी गई होगी। क्या उस टाइपराइटर से किसी लड़की की आत्मा जुड़ी हुई है? और अगर ऐसा है तो उस लड़की के साथ आगे क्या हुआ होगा? कहीं वो लड़की उसी अनजान साये का तो जिक्र नहीं कर रही थी जिसे मैंने पिछली रात देखा था? आखिर वह कौन हो सकता है और उस टाइपराइटर से उसका क्या संबंध हो सकता है? चार्ल्स रास्ते भर यही सोचता रहा। उसका कार्यस्थल कब आ गया उसे खुद ही पता न चला। चार्ल्स के साथ अब आगे क्या होगा? मिलते हैं पार्ट 2 में। वन जोन हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करें।